कुलभूषण यादव वैसे एक तो वो है ना, जासूस हमने अपनी सरजमीन पे पकड़ा। ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग थी उसके अंदर जो दो उसके मास्टरमाइंड थे, एक उसमें सर्विंग उनका आर्मी का कर्नल था, कर्नल पुरोहित, और दूसरा वो स्वामी असीमानंद था जो उनका मजहबी पेशवा था। तो ये एक लंबी तारीख है। ये तो वो वाक़या ना जो बड़े नोन है कि 55 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। हम मेरे ख्याल में दुनिया के सामने, आबिद शेर अली साहब आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर है, दुनिया के सामने उतना तगड़ा हमने ये केस पेश ही नहीं किया। हम बड़ा ठंडा पड़ जाते हैं कि वहाँ समझौता एक्सप्रेस जला दिया, कोई नहीं। हमें इस पे जम के ज़रा बात तगड़ी करनी चाहिए कि बताएं दुनिया को। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी 71 की जंग के बाद का बदला भी ना सिर्फ बदला लिया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने हमारी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का लोया मनवाया, बल्कि उनको बताया है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आर्मी है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आर्म फोर्स ऑन दिस प्लानट। इसमें किसी को कोई गुमान या वहम था ना थोड़ा सा, वो भी मलिक साहब निकल गया। और ये देखें, अभी आप जो फरमा रहे हैं, ये जो भारत की एक सेल्फ डोमिनेशन थी इस पूरी टेरिटरी में, जैसे इंडो पाक कह लें, जो पूरी एशियंस बेल्ट के अंदर, तो एक वो बदमाश टाइप वो होता नहीं, गुंडा, गली का गुंडा जो ऐसे ही हर एक को ललकारता जाता है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम एक अमन पसंद मुल्क है, और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने एक खुद ही पहलगाम का वाक़या करवाया, और वो उन्होंने हमें कोई फ़लस्तीन समझ लिया था, या हमें कोई ऐसे ही अरब रियासत समझ लिया था, सीरिया समझ लिया था कि वो पाकिस्तान, या यूक्रेन समझ लिया था कि वो पाकिस्तान को इस तरह दबा लेंगे। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज ने, हमारे मीडिया ने और पूरी कौम ने यकसुई के साथ मलिक साहब एक पेज पे खड़े होकर अपने दुश्मन का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आइंदा आने वाली उनकी नस्लें भी याद करेंगी कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की ऐसा पंगा नहीं करना। और जो जब तक आपने आबी जारियत की बात की है, अल्लाह के फजल से देखें, ये पाकिस्तान की जीत है। आज चाइना भी पाकिस्तान के हक़ में बोला कि अगर ये पानी में जो आबी जारियत है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का फ़ैसला किया। तमाम यूरोप भी देख ले, और सबसे अच्छी खूबसूरत बात जो हुकूमत ने भी फॉरेन डेलीगेशन भेजे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड करेंगे, और हमारे डार साहब चाइना के देखें, तो ये बड़ी अच्छी मूव है मलिक साहब। तो यही कौम दुनिया को बताना है कि दहशतगर्द कौन है। आपने बैरिस्टर उमैर न्याजी को क्यों नहीं भेजा? इतना अच्छा भी केस जाना चाहिए, बैरिस्टर साहब को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनको बिल्कुल डेलीगेशन। तो ये मलिक साहब, ये एक ऐसा वाकया है कि पूरी कौम को एक पेज पे खड़ा होना चाहिए, और खड़ी भी है। पलवशा, तो पहले मैं न्याजी साहब को भी कहूँगा कि इनको भी या अपनी हुकूमत से कहिएगा। पलवशा, आप भी इसके ऊपर एक राय दें कि ये एक बाकायदा तारीख है पीछे इंडिया की पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की। हम वो केस शायद दुनिया को वैसे प्रेजेंट नहीं कर सके, यहाँ पर इल्ज़ाम हमारी तरफ लग जाता है पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। दरअसल इस जंग से पहले दुनिया हमारी बात ऐसे सुनती भी नहीं थी, और चूँकि दुनिया में एक वेस्टर्न कैपिटल्स में जो इंडिया है उसकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके पीछे इज़राइल खड़ा हुआ है। वो पता है वेस्टर्न कैपिटल्स में, वाशिंगटन में वो लोग कितने मजबूत हैं, तो लिहाजा उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती थी। फिर हमारे पर एक लेबल सा जो लगा है वो हम उठाए फिरते थे। और जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, मैं इसको काफ़ी हद तक ठीक समझती हूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस के वक़्त हमें शायद हम मचाना भी चाह रहे थे शोर, जिस तरह हमें मचाना चाहिए था, लेकिन उस वक़्त वहाँ जो एक लोकल हालात और वाक़यात बलूचिस्तान में ऐसे पैदा कर दिए गए कि उसमें सारा मामला। लेकिन उस वक्त ये पूरी दुनिया में डेलीगेशन जाने चाहिए थे, प्रेजेंटेशन वहाँ देनी चाहिए थी वेस्टर्न कैपिटल्स में कि ये कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। उसको सैबोटाज करने के लिए बलूचिस्तान में से ही लोगों को पीछे लगा दिया गया। आपको पता है, फिर धरने शुरू हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो मामला उसमें दब गया। ये हमारी, मैं समझती हूँ, कमज़ोरी थी। जाफ़र एक्सप्रेस एक ऐसा वाक़या था जो पहलगाम से 100 गुना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट वाला वाक़या था। पहलगाम में जो लोग, ये मैं नहीं कह रही कि किसी हर जान जो है वो बराबर है, लेकिन पहलगाम में 27-28 कैजुअल्टीज़ थी, वो लोग
वेल टू डू लोग थे, घूमने एक का भी अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। ये तो लेकिन जो यहाँ तो जाफर एक्सप्रेस वाले थे वो तो मजदूर थे, आम गरीब लोग थे, और उनको किस तरीके से मैसूर करके और जो है बलूचिस्तान में सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए इन्हीं दिनों में। और दूसरा ये कि जाफर आपने जो एक्सप्रेस का कहा वाक़या। टारगेटेड किलिंग्स, तो इसका जो एक सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स है आपने भी रिपोर्ट की, और मैं समझती हूँ बड़ी ये एक हमारे लिए एक आई ओपनिंग बात है, बहुत तशवीश की बात होनी चाहिए कि इस हद तक टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो हुई। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुई, कनाडा में हुई, अमेरिका में हुई, वहाँ उन्होंने शोर मचाया, तो हमारा मामला तो वैसे ही फिर साबित हो जाता था। हमने उस वक़्त इसको ज़रा उस हद तक नहीं शोर मचाया, इस पे शोर हमने मचाना नहीं चाहिए। किया। जाफर एक्सप्रेस पे भी 2-4 दिन हमने शोर आपस में मचाया, एक दूसरे से अफसोस किया। और एक जो ये हमारी रिवायत है ना, सॉरी टू से, मैं सेनेट की मेंबर हूँ, ये बाकी हमारे कॉलीग्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, हम लोग जो हाथ उठा के सबसे पहले फातिहा पढ़ते हैं ना, उससे पहले हमें ना अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि क्या हमारा यही फ़र्ज़ रह गया, हम फातिहा जो गुजर गया, जैसे जिस जुल्म से गुजरा, जिस तारीख राह में वो मारा गया, हमारा काम है फातिहा। मैंने उठ के कहा था कि इससे पहले कि हमारी फातिहा पढ़ी जाए, आप ज़रा इसके मुहर्रिकात पे भी गौर करें। ये बेहिसी की इंतहा है कि आप सिर्फ ये समझें कि आपका ये फर्ज है, जो शहीद हो गया उसको हम ना भी फातिहा पढ़ें तो उसको हमारी दुआ की जरूरत है। जो पीछे अटैकर्स हैं, जो उसके तो लिहाजा इस पर एक बड़ी मंसूबा साज डिबेट होनी हैं, चाहिए। उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का रोल है, वो कैनेडियन तो एक वाकया रजिस्टर हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सरजमीन पे 24-25 वाकयात हैं ऐसे, उसके ऊपर भी दुनिया सारी में डॉजियर्स जाने चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड जाने चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर BLA के पीछे कौन है, TTP के पीछे कौन है, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के पीछे कौन है, पूरी एक एक तफसील जो है बना के वेस्टर्न कैपिटल्स को देनी चाहिए, ताकि बताया जा सके कि इसका असल चेहरा है क्या। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरे ख्याल में कि ये हमारे जो अभी वो पूछ जा रहे हैं और जिसके लिए बड़े अच्छे लोग सिलेक्ट किए हैं, स्पेशली जो हमारे इसके लिए जो लीडर मुंतखब किए हैं, बिलावल भुट्टो साहब बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है सिर्फ इंडिया को काउंटर करना नहीं है कि इंडिया ने जो पॉइंट्स कहने हैं, हमारा अपना एक प्रोएक्टिव एजेंडा है। क्योंकि ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, कश्मीर है, पानी है और टेररिज्म है। अब खाली टेररिज्म को अगर लें तो हिंदुस्तान ने, जिस तरह भी आप भी बात कर रहे थे, कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फसाद फैलाया है कि उस फसाद को दुनिया को, अब चूंकि थोड़ा सिंपैथेटिक ईयर्स हैं तो बताएंगे भी तो ज़रा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया को पता भी चलना चाहिए कि ये लोग हर बार हिस्टोरिकल पैटर्न बताते हैं कि जी फलाना हुआ, मुंबई हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस दफ़ा कम अज़ कम जो है ये कुछ भी नहीं कह सकते, इनके पास कोई और आर्गूमेंट भी नहीं है। दुनिया मांग रही है कि आप सबूत दें, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो डिफेंसिव है, हमारे पास प्रोएक्टिव हुए। आपने डोजियर्स की बात की, पहले भी हम डोजियर्स बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा ज़्यादा सिस्टमेटिकली होने चाहिए। किसी भी वाक़े के लिए डोजियर अगर बनता है, पहले FIR कटती है, फिर जो फॉरेन एक्यूज्ड है उनके खिलाफ लेटर्स रोकेटरी बनते हैं, यानी जो कोर्ट उनको मांगती है, वो फिर इंटरपोल में भी दे सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट्स को भी दे सकते हैं। हमें बहुत सिस्टमेटिकली, हमें तो पता चल गया कि योगेश कुमार और पता नहीं किस किस के नाम लिए कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उसमें मुलव्वस थे। तो हमें इनके लिए लीगल जो कानूनी वारंट होते हैं वो देने चाहिए इंटरपोल में भी, और ये डोजियर्स लेकर जाएं तो बहुत ही यानी एक नादिर मौका है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान फंसा हुआ है। अमेरिका भी खुद जो है वो चूंकि चाह रहा था कि ये मामलात को हम थोड़ा सा बीच में आए हैं, हिंदुस्तान की अपनी रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो इस वजह से अब ये यहाँ से भाग नहीं सकते हैं कि बगैर बताए, जो एक पहला एक ह्यूब्रिस और एक बड़ा गुरूर था और तकब्बुर था कि हम बगैर बताए, रीजंस बताए बगैर आप पे हमला कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल में अब वो न्यू नॉर्मल इनका खत्म हो चुका है। इस वक्त दुनिया को बहुत कुछ बताने को है, लेकिन इट विल स्टार्ट विद योर गुड प्रेपरेशन, एडिक्वेट प्रेपरेशन। खाली अच्छी अंग्रेजी बोलना काफी नहीं होगा। आई थिंक वी विल नीड टू कैरी दी सॉलिड एविडेंसेस जो हमारे ख्याल में हमारे पास हैं, वो हमें लेकर जानी है। वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सर, इसका फिर समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग वाले वाक़े से स्टार्ट होना चाहिए। कर्नल पुरोहित और स्वामी असीम आनंद का क्या रोल था वो बताना चाहिए उनको कि इन्होंने क्या काम किया था। फिर जाफर एक्सप्रेस की पूरी तफसील बताएं कि इसके पीछे जो लोग आए थे उनको फंडिंग कैसे हुई थी, और जो 25 असैसिनेशन पाकिस्तानी सरजमीन पे हुई हैं, एक एक केस को बिल्ड करके लेके जाएं और पूरे एक एक केस की तफसीलात सामने रखें दुनिया के, फिर वो केस आपका रजिस्टर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताऊं मलिक साहब कि मैं आजकल एक किताब मुकम्मल कर रहा हूं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे। अब ये वाकया हो गया तो मैंने फिर छत्तीस सिंहपुरा से लेकर 25 साल के सारे वाकयात निकाले, रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर। छत्तीस सिंहपुरा बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर हुआ था। जी 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 एग्जैक्टली।
उस वक्त के बाद से जितने वाकयात आए हैं सब के अंदर, नहीं तो ज्यादातर के अंदर इंटरनल हैंड्स से या इंडियन आर्मी खुद इन्वॉल्व थी। तो इसलिए ये हमें ये रिसर्च करनी है, हमारे थिंक टैंक्स को ये टास्क देना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट करें और ये लेकर जाएं, क्योंकि ये पुराना जो एजेंडा है वो भी इनको हमने इनके सर पे फेंकना है। हत्ता कि पठानकोट में भी 6 महीने बाद उनके अपने डीजी FIA जो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि जी इन्वॉल्व है हमारे अपने लोग, तो उनको फौरन कहा गया कि आप अपना इंटरव्यू रोक लीजिए। तो ये तकरीबन ये तमाम चीज़ों में मुझे एविडेंस नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर से कुछ एलिमेंट्स होते थे और ये सब पाकिस्तान पे लगाते थे। अब ये नहीं चलेगा। आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्ड, अपने थिंक टैंक्स भी करें और हमारी और जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज है उनसे भी करवाएं, एंड वी शुड कैरी ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी नहीं दे सकते तो प्रॉमिस करके आए और बाद में हम भिजवाएं उनको। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पानी के ऊपर पूछ लूँ। पानी हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? पानी के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो लीगल ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में जहां जहां भी हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जितनी भी ये वाटर बेसिन की रिजीम्स हैं उनके ऊपर लोग लड़ जाते हैं। मैंने खुद देखा था एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फ्रेश वाटर की, तो इजिप्ट जो लोअर राइपेरियन है नाइल का, तो उन्होंने वो लड़ गए कि जी वो 1920 की जो ट्रीटी है या जो भी अरेंजमेंट है वो आप नहीं कर सकते हैं। हमें भी मेरे ख्याल में पूरे जोर शोर से कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, वी शुड टेक इट अप। ये पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों के जिंदगी के जो जिंदा रहने के हक को के ऊपर डाका है। ये टेररिज्म है, ये बहुत बड़ा स्टेट टेररिज्म है। सो वी शुड टेक इट अप। प्लस बायलैटरली हमारे DG ISPR ने कहा है कि जी हम वो करेंगे जो आप दुनिया देखेगी। इसका मतलब है कि वो कुछ तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी करनी भी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा हिंदुस्तान उस रास्ते पर ना जाएगा। अगर हमने उनके 4 डैम तोड़ दिए, उन्होंने हमारे 2 डैम तोड़ दिए, ये भी कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हिंदुस्तान जो है वो समझ जाए कि ये पाकिस्तान जो है इसको बहुत संजीदगी से लेगा। ये एजेंडा आइटम भी बहुत ही हमें शद्दोमत से लेना चाहिए। और किसी ने मुझे भी तजवीज़ दी कि एक वाटर एक्सपर्ट भी साथ लेकर जाएं। मेरे ख्याल में दैट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया टू डू दैट। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।